नमस्कार। भारत में राष्ट्रवाद का किस तरह से अभ्युदय हुआ, कौन कौन से कारक थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के अभ्युदय में सहायता प्रदान की, उनके विषय में बात कर रहे थे हम लोग। कुछ एक फैक्टर्स के विषय में बात कर चुके थे, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया। इसी तरह से अंग्रेज़ों ने जो भारत को राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण प्रदान किया, तो वो भी एक कारक तत्व है जिसने भारत के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ा और भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने में अपना योगदान दिया। इसी प्रकार से यातायात के साधनों के विषय में बात कर चुके। अंग्रेज़ों के समय में किस तरह से आधुनिक साधन उनके द्वारा लाए गए, रेलवेज की बात की हमने, सड़क, डाक, तार, ये जो तमाम नई चीज़ें अंग्रेज़ों ने भारत में लागू की, तो वो भी भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ने का उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया। अब हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा के विषय में, अंग्रेजी शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं। 1835 में लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को निश्चित किया गया। उनका ये मुख्य उद्देश्य था कि भारत की राष्ट्रीय चेतना जो थी उसको नष्ट करना, जड़ से ही पूरी तरह से खत्म कर देना। बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि सर चार्ल्स ई ट्रेवेलियन, मैकाले और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय गवर्नर जनरल थे। उनके समय में जब देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया गया, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिया गया। इसके विषय में रजनी पामदत्त अपनी बुक इंडिया टुडे में कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण रूप से लोप हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो, किंतु रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हो जाए। तो अंग्रेजों का जो उद्देश्य था इस शिक्षा पद्धति को लागू करने के विषय में, पाश्चात्य शिक्षा को इंट्रोड्यूस करने के विषय में, उनका उद्देश्य यही था कि भारतीयों को एक शिक्षित भारतीय वर्ग जो इसकी वजह से पैदा होगा वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों से प्रभावित हो या पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो। लेकिन फिर भी ये जो शिक्षा प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई अंग्रेज़ों के द्वारा, उससे भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। भारतीय विद्वान जो थे उन्होंने पश्चिमी देशों के साहित्य का अध्ययन किया। मिल्टन, बर्क, बेंथम, स्पेंसर, रूसो, वोल्टेयर, इन सब के विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वय शासन की भावनाओं को जागृत किया। तो अंग्रेजी शिक्षा का एक प्रभाव ये भी हुआ। AR देसाई कहते हैं, अपनी बुक जो उन्होंने लिखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत में, उसका नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसमें देसाई कहते हैं कि शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड की स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में पढ़ा। उन्होंने ऐसे लेखकों की रचनाओं का अनुशीलन किया जिन्होंने व्यक्तिगत व राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांतों का प्रचार किया। ये शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक व बौद्धिक नेता हो गए। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की एक दिन ये भी हुई कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग का जो अभ्युदय हुआ, उन्होंने ये जो तमाम भावनाएं हैं, राष्ट्रीयता की भावनाएं हो चाहे स्वाधीनता के सिद्धांतों की भावना हो, उन्होंने इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और एक तरह से इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को राजनीतिक और बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया। हम कह सकते हैं चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, दादा भाई नौरोजी हों या फिर फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये जो तमाम प्रारंभिक राजनीतिक विचारक या नेता हुए भारत में, वो सब के सब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की ही देन थी। इसी तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे भारतीय इंग्लैंड गए और वहाँ पे जो वातावरण था, स्वतंत्र वातावरण, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन प्रदान किया। यही नहीं, अंग्रेजी भाषा ने भारत जैसे विभिन्न भाषा वाले क्षेत्र, यानी भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। नॉर्दर्न इंडिया की अलग तरह की भाषाएं और साउथ इंडिया की भाषाएं बिल्कुल अलग हैं। तो अंग्रेजी भाषा ने भारत में संपर्क भाषा का कार्य किया। तो इसके माध्यम से शिक्षित भारतीय एक दूसरे से विचार विनिमय
कर सके। तो ये सब शिक्षा का परिणाम था कि जिसने एक बौद्धिक रूप से जागृत वर्ग को जन्म दिया, जिसने प्रारंभिक राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने में भी अपना योगदान दिया और भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन को अपना नेतृत्व भी बनाया। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में शोध किया, जैसे कि सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, मैक्स मूलर। इन्होंने जो प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में शोध किया, उसके फलस्वरूप उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के बारे में ज्ञान होने लगा। कनिंगम के नेतृत्व में बहुत सी खुदाइयाँ की गई और भारत में प्राचीन सभ्यताओं के अस्तित्व के प्रमाण मिले। साथ ही ये जो यूरोपीय विद्वान थे, इन्होंने वेदों और उपनिषदों की साहित्यिक श्रेष्ठता के बारे में भी लिखा, उसके बारे में जानकारी दी। यूरोपीय विद्वानों ने यह भी सिद्ध किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिससे यूरोपीय जातियां उत्पन्न हुई है। इन सब खोजों का ऐतिहासिक क्षेत्र में अनुसंधान का परिणाम ये हुआ कि शिक्षित भारतीयों में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि हुई, भारतीयों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, देशभक्ति और राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। अब हम बात करते हैं धार्मिक और सामाजिक जागरण जो हुए उस क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन का जो स्वरूप था। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। बहुत सारे संगठन बने, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये प्रमुख मूवमेंट थे जो हमें 19वीं शताब्दी में नजर आते। ये जो सुधारक थे, इन सुधारकों ने भारतीयों में वो आत्मविश्वास जागृत किया और भारतीय संस्कृति की गौरव महिमा का ज्ञान करवाया। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जा सकता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बहुत सी कुप्रथाएं, जैसे कि सती प्रथा, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और मूर्ति पूजा, इन तमाम चीज़ों का विरोध किया। उनको भारतीय समाज से दूर करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करना भी शुरू किया। इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित किया। उनकी जो बुक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उसमें वो कहते हैं, विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य इस शब्द का प्रयोग किया, स्वदेशी माल के प्रयोग की प्रेरणा प्रदान की और सबसे पहले उन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य और स्वभाषा, ये तमाम जो शब्द हैं, जो विचार हैं, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा रखे गए। उन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए। तो ये जो तमाम आंदोलन है धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार के, उन्होंने भारत में राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसी तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी है, उनकी जो नेता है श्रीमती एनी बेसेंट, उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं भारतीय समाचार पत्र और साहित्य के विषय में। आधुनिक समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का जो प्रारंभ हुआ वो भी एक तरह से भारत में अंग्रेजी राज्य का ही एक प्रभाव हम कह सकते हैं। यूरोपियन ही थे जिन्होंने भारत में मुद्रणालय स्थापित किए और समाचार पत्र और साहित्य प्रकाशित करना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे वो भी स्थापित होने लगे। तो ये जो समस्त समाचार पत्र थे पाश्चात्य नमूने पर ही या उनकी प्रेरणा पर ही विकसित हुए थे। हालांकि ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए, लेकिन फिर भी भारतीय समाचार पत्र बहुत विकसित हुए और उन्होंने राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों के द्वारा चलाए गए अंग्रेजी और दूसरे भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र जो प्रकाशित होते थे उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। 1877 तक अगर हम बात करें तो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की संख्या 169 तक
पहुंच गई और उनका जो सर्कुलेशन था वो लगभग 1 लाख तक पहुंच गया। भारतीय समाचार पत्रों ने जनमत को बनाने में और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ प्रमुख समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो द इंडियन मिरर, द बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे क्रॉनिकल, हिंदू पैट्रियट, मराठा केसरी, आंध्र प्रकाशिका, द हिंदू, इंदु प्रकाश, कोहिनूर, ये जो अनेक अंग्रेजी और भारतीय भाषा समाचार पत्र थे, इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और अंग्रेजी शासकों द्वारा किए गए जो ज्यादतियाँ थी उनको प्रकाशित करके जनमानस तक अपनी बात को रखा। तो इनके माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक भावनाएं जो थी उनको जनता तक पहुंचाया, जनता में लोकप्रिय भी बनाया। तो समाचार पत्रों ने जनमत को बनाने में और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं आर्थिक शोषण के विषय में। ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, ब्रिटिश सरकार की जो साम्राज्यवादी नीति थी, इसके विषय में अगर हम बात करें किस तरह से उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। ब्रिटिश सरकार की नीति ने भारतीय उद्योगों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यहाँ का जो व्यापार था उस पर पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। भारतीय वस्तुओं को जब निर्यात किया जाता था तो उन पर भारी कर लगा दिया जाता था और भारत में जो आने वाला ब्रिटिश माल था उस पर आयात कर में बहुत ज़्यादा छूट दी जाती थी। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और इंग्लैंड से मशीनों के द्वारा निर्मित माल भारत भेजते थे जो कि काफ़ी सस्ता होता था। परिणाम ये हुआ कि भारतीय बाजार यूरोपियन माल से भर गए। भारत के जो परंपरागत कुटीर उद्योग धंधे थे उनका पतन हो गया और करोड़ों भारतीय बेरोजगार हो गए। यही नहीं, भारत का धन जो है वो विदेशों में जा रहा था लगातार और इस सब की वजह से भारत दिन प्रतिदिन निर्धनता की तरफ बढ़ रहा था। तो अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया, क्योंकि समस्त नीतियां वही निर्धारित करते थे। तो आर्थिक गतिविधियां जितनी भी निर्धारित की जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के हितों को देखते हुए निर्धारित की जाती थी। भारतीय हितों के बलबूते पर या भारतीय हितों की कॉस्ट पर अंग्रेजों ने इस तरह की कठोर औपनिवेशिक नीति भारत में लागू की, क्योंकि भारत एक उपनिवेश था। भारत जो कि बहुत ही ज़्यादा परंपरागत उद्योगों का केंद्र बिंदु था, उसको पूरी तरह से कुटीर उद्योग धंधे वहाँ के ख़त्म कर दिए गए और भारत को एक बाजार के रूप में अंग्रेज़ों ने विकसित किया ताकि वो अपने मशीन के द्वारा निर्मित माल को भारत में बेच सके और इस तरह से भारत का धन जो है वो बाहर जाने लगा। इसका परिणाम भी दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में 24 अकाल पड़े, जिसमें लगभग 3 करोड़ व्यक्ति मारे गए। यही नहीं, अंग्रेजों ने अकाल के दिनों में भी अन्न को भारत से निर्यात भी किया। तो ये जो गंभीर आर्थिक शोषण था, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सीधा सीधा तरीका था, उसने भारत को किस तरह से गरीबी की तरफ धकेल दिया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत में बढ़ती हुई दरिद्रता का सिद्धांत विकसित किया और इसका मुख्य कारण अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीतियां थी निश्चित तौर पे। और ये जो भारतीयों के द्वारा जो ये सिद्धांत विकसित किया गया, इसकी वजह से विदेशी राज्य के प्रति घृणा उत्पन्न हुई और ये बात जनमानस में व्यापक हो गई कि भारत की जो गरीबी है, जो निर्धनता है, भारत की जो दुर्दशा है, उसका तमाम कारण यही है कि भारत एक विदेशी शासन के अधीन है। और इन सब बातों ने भारत में राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। यही नहीं, बड़े स्तर पर अगर हम आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो खासतौर से सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। सूती कपड़े पर जो लगने वाला आयात कर होता था उसको अंग्रेज पूंजीपति अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहते थे। यही नहीं, पाउंड और रुपए की जो विनिमय दर थी उसको भी भारतीय उद्योग और विदेशी व्यापार के प्रतिकूल यानी उसकी कॉस्ट पर बदला जाता रहा था। तो संपूर्ण जो नीतियाँ थी जो ब्रिटिश सरकार भारत में लगाती थी, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण किया जाए। और क्योंकि भारत एक उपनिवेश था और इन सब बातों ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की भावनाओं को भी जन्म दिया, जो ब्रिटिश साम्राज्य की ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही भारत में उत्पन्न हुआ था।
और भी बहुत से कारण हैं और भी बहुत सी नीतियां हैं जो अंग्रेज़ों ने भारत में आरोपित की और जिन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को भी एक तरह से जागृत किया। तो बहुत सारी नीतियां हैं जो विभिन्न गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई है। खासतौर से लॉर्ड लिटन के पीरियड की बात हम करेंगे विशेष रूप से, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।